बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। 3 न्यूक्लियर साइलेंट पर गिराए गए हैं हजारों बम। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है अमेरिका ने सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप ने कहा है फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बता दें कि फोर्डो साइट पर बमों की पूरी खेप गिराई गई है। ट्रंप ने यह कहा है सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित लौट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया, ईरानी एयर स्पेस से बाहर सुरक्षित लौट रहे हैं। ऐसा कोई सैन्य बल नहीं जो यह कर सकता है। अब शांति का समय है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोर्डो साइट पर बमों की पूरी खेप गिराई गई है। ट्रंप ने कहा है सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित लौट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है, ईरानी एयर स्पेस से बाहर सुरक्षित लौट रहे हैं। ये ट्रंप ने कहा है। ऐसा कोई सैन्य बल नहीं जो यह कर सकता था। तो अब शांति का समय है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अब इस में अमेरिका की एंट्री हो गई है। विश्व युद्ध की कहीं ना कहीं घंटी बजती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ठिकानों पर हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं अमेरिका से खबर आपको बता रहे हैं, व्हाइट हाउस वॉर रूम से ट्रंप ने कमान संभाल ली है। ईरान पर हमले के दौरान उच्च स्तरीय निगरानी ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले के दौरान मौजूद रहे हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम वॉर रूम में मौजूद रहे हैं। ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि सिचुएशन रूम में ये मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ट्रंप ने हमले की पल पल की जानकारी ली है, ऑपरेशन की निगरानी की है। 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते समय रिपोर्टिंग की गई। निशाना बनाते समय हर बिंदु पर सीधी रिपोर्टिंग की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से ये युद्ध देखने को मिल रहा था, अब उसमें अमेरिका की एंट्री हो गई। व्हाइट हाउस वॉर रूम में ट्रंप ने कमान संभाली, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईरान पर हमलों के दौरान उच्च स्तरीय निगरानी रखी गई और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहे। अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान वो मौजूद रहे, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद रहे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जो घटना है उसकी जानकारी ट्वीट कर उन्होंने दी और बड़े दावे इसमें किए गए। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. To a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. और हमारे साथ विदेशी मामलों की जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट है? जिस तरह से अब देखिए अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और इसका दावा भी किया गया है, साथ ही ईरान की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है जिस तरह से हमला किया गया। जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरह से अमेरिका विश्व युद्ध में सीधे कूद चुका है तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है वो और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बना है, जिसमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान, ये तीनों जगह शामिल है, जहां पे ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण करता था या फिर उनके संरक्षण की बात करता था। लेकिन यदि हम ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास का जिक्र करें, जिन्होंने अभी ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। यानी कि ईरान अब अमेरिका को भी ट्वीट करके टारगेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है ईरान पे, तो इसको उन्होंने गैर कानूनी बताया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस पे सोचने के लिए भी कहा गया है, जो ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में वैध क्रिया की अनुमति देते हैं। यानी कि ईरान ये साफ तौर पे कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी लहजे तक जा सकता है, कोई भी कदम वो उठा सकता है। यानी कि अमेरिका के हमला करने के बाद भी ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जो सैयद की जो ट्वीट आई है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं जिस तरह से जो हालात बने हैं, पहले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे पे लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन जब अब अमेरिका सीधे उसमें कूदा है युद्ध में और लगातार जो परमाणु मिसाइल के जो ठिकाने थे वहां पे हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, तो ये काफी गंभीर विषय बन चुका है इस वक्त का। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि हम जिक्र करें तो जिस तरह से बड़े देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है और अमेरिका जैसे संयुक्त राष्ट्र इसमें सीधे से कूदा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के भयावह स्थिति भी ले सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। दीपक बने रहिएगा आप हमारे साथ किरण से जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी। अमेरिका ने जिस तरह से सीधा हमला किया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या माना जाए अब ये जंग सीमित नहीं है, ये युद्ध में तब्दील हो चुका है? देखिए मयूरी, इसको हम दो स्तर पे देख सकते हैं। एक तो तात्कालिक स्थिति है और तात्कालिक स्थिति के बारे में आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और दीपक ने भी बताया विस्तार से। तात्कालिक स्थिति यह है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट में प्रोक्सी वार कर रहा था हिजबुल्ला, हमास, हुती के थ्रू, और इजराइल बहुत दबाव में आ गया था। और जब इजराइल ने ईरान को स्ट्राइक किया तो ईरान ने काउंटर स्ट्राइक जिस तरह से मिसाइल से किया तो इजराइल को भी काफी डैमेज हो रहा था। ऐसी स्थिति में इजराइल अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था और इसीलिए G7 के मीटिंग को बीच में छोड़ के ट्रंप अमेरिका आए और अपनी सिक्योरिटी टीम से डिस्कस किया। सिक्योरिटी टीम में बहुत डिवीजन थे, तो ट्रंप ये चाहते थे कि जो अलाई हैं यूरोपियन कंट्रीज, उनको भी साथ लिया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए ऐसी स्थिति में। तो जब इजराइल इतने हालात बिगड़ रहे थे इजराइल में भी, तो अमेरिका का आना जरूरी हो गया, इसलिए बिना अपने साथियों को साथ लिए अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। ये तो एक तात्कालिक स्थिति बनी, लेकिन ये इस सब का गहराई क्या है? देखिए, इसमें अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र राष्ट्र हैं, उसके 2-3 गोल हैं। एक तो ये है कि वो ये नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में 2 राज्य बने, एक पैलेस्टाइन और एक इजराइल, क्योंकि फिर हमेशा के लिए इन दोनों में झगड़ा रहेगा और वो को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ट्रंप ने जो अमेरिका की नीति थी 2 स्टेट सॉल्यूशन पे, अमेरिका आ रहा था दबाव से लंबे समय से, अब अमेरिका ने, ट्रंप ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए मना कर दिया है। दूसरा, वो ये चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी सॉलिडेरिटी नहीं हो कि एक लीडर या 2 लीडर हो और जो इजराइल के लिए हमेशा सरदर्द बने रहे। तीसरा उद्देश्य ये था कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियराइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, अगर हो तो इजराइल हो, इसके अलावा कोई न्यूक्लियर पावर नहीं हो। और इसके लिए देखिए 1981 में उन्होंने इराक को कहा कि ये न्यूक्लियर पावर हो रहा है, ऑपरेशन ओपेरा किया। उसके बाद 2007 में सीरिया में ऑपरेशन ओर्चार्ड किया कि ये न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं। और ईरान को लेके नेतन्याहू 1995 से लगातार कह रहे हैं कि ईरान 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में न्यूक्लियर बम बना रहा है। 95 से कह रहे हैं, आज से नहीं। तो सर देखिए, इसमें ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर ठिकानों का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, और जिस तरह से 3 ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है अमेरिका की तरफ से, क्या सामरिक संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या संदेश दिया गया है? देखिए मयूरी, ईरान पहले भी कह चुका है कि हम न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर कोई नहीं हो।
अगर इजराइल होता है तो ईरान भी होगा, और ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी भी है। ईरान ये कह रहा है कि हम पीसफुल पर्पजेज से कर रहे हैं, और जब एनपीटी पे साइन कर रखे हैं तो इंटरनेशनल एजेंसी है वो मॉनिटर करे, वो सुपरवाइज करे। अमेरिका या इजराइल एक देश को ये राइट नहीं है कि न्यूक्लियर ठिकानों पे इस तरह से अटैक करे। लेकिन जो फोर्डो न्यूक्लियर बेस है वहां पे इजराइल पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा था, इजराइल का इतना पावर नहीं था, और ये मान के चल रहे थे कि बहुत जल्दी न्यूक्लियर बम बन सकता है, इसलिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। आज भी ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो हम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये पहले से कह चुके हैं। और मीनवाइल अभी जेनेवा में बातचीत चल रही थी 3 यूरोपियन देशों में, जर्मनी, फ्रांस और यूके के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत चल रही थी। इसके साथ साथ वहां से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आते हुए टर्की में अरब लीग की मीटिंग में भी रहे। तो ईरान का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यह है कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं जिनको प्रोक्सी वार से ईरान दबाव बना रहा है इजराइल पे, उसको लेके ईरान को कमजोर करने के लिए किया है। और एक जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका और इजराइल दोनों का, वो ये है कि एक एक्सिस ऑफ इविल मान के चलते हैं। वो इसमें 4 देश हैं, ईरान है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। और ये चारों अमेरिका के लिए, अमेरिका के प्रभुत्व के लिए चुनौती है अगर एक साथ होते हैं तो 3 तो न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी है, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो ईरान को स्ट्राइक करके उन तीनों को भी ये मैसेज देना चाहते बिल्कुल हैं। तो सर, ईरान की अगर जवाबी कार्रवाई की बात की जाए तो ये कितनी घातक हो सकती है? मतलब इसका अगला लक्ष्य अब क्या हो सकता है? क्या इजराइल या खुद अमेरिका? देखिए, इजराइल और अमेरिका का ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। ईरान की परमाणु एजेंसी का तीखा हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला किया है। तो देखिए प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने हमलों को जघन्य आक्रामकता बताया है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से देखिए बयान, जहां यह हमला उनकी उपेक्षा और शायद मिली भगत के कारण संभव हुआ है, ये कहा गया ईरान की तरफ से। न्यूक्लियर शहीदों के खून से बनी तकनीक खत्म नहीं हो जाएगी, ये कहा गया। ईरान की परमाणु एजेंसी का तीखा हमला सामने आया है। तो देखिए अब ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ गई है। जिस तरह से अमेरिका की एंट्री अब इस युद्ध में हो चुकी है, जिस तरह से हमला किया गया, 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। और किरोड़ी सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए किरोड़ी सिंह जी, अब ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ गई, तो क्या लगता है कि अब ईरान क्या कर सकता है, किस तरह से उसका आगे का लक्ष्य हो सकता है? देखिए मयूरी, ईरान के साथ मुझे नहीं लगता कि उनके जो मित्र राष्ट्र हैं रशिया, चीन या नॉर्थ कोरिया मिलिट्रीली आएंगे। टर्की ने जरूर कह दिया था कि हम मिसाइल्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा टर्की भी सपोर्ट में नहीं आएगा। तो अब जो तात्कालिक उद्देश्य है इजराइल अमेरिका का, वो यह है कि ईरान में केओस क्रिएट किया जाए। अलग अलग समूह हैं, सामाजिक दृष्टि से, एथनिक दृष्टि से, उनमें टकराट हो और एक अस्थायित्व की स्थिति आ जाए, जैसे सीरिया में हुई और इराक में हुई थी। लगभग वैसी स्थिति वो क्रिएट करना चाहते हैं और रिजीम चेंज करना चाहते हैं। ये तो तात्कालिक उद्देश्य रहा। जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है वो ये है कि अब दुनिया जिस दिशा में जा रही है उससे मुझे लगता है कि एक सभ्यताओं के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और वो कौन से सभ्यताएं? एक तरफ तो क्रिश्चियन, जियोनिस्ट, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सभ्यता है, उसमें इजराइल है, अमेरिका है और दूसरे जो यूरोपियन देश हैं वो रहेंगे। दूसरी तरफ टर्की इसको लीड कर सकता है और वो होगी इस्लामिक उमाटिक सिविलाइजेशन। तो जो तीसरी और चौथी है, तीसरी रहेगी इंडिक सिविलाइजेशन जो इंडिया है। एक कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन चाइनीज है। तो इंडिक सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन का क्या रोल रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट जो कन्फ्रंटेशन होगा
वो इस्लामिक उमाटिक सिविलाइजेशन और क्रिश्चियन जियोनिस्ट सिविलाइजेशन के बीच में होगा, जिस तरह का ट्रंप का और इजराइल का दृष्टिकोण है। तो ऐसी स्थिति में आगे दुनिया किस दिशा में जाएगी? अगर ये जो विचारों की और सभ्यताओं की लड़ाई होगी, इसमें एटॉमिक पावर जिस तरीके से यूज होगा या मिलिट्री पे जिस तरह का एम्फेसिस है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल मिलिट्री एक्सपेंडिचर सभी देशों का बढ़ा है, तो सभी देशों का मिलिटराइजेशन हो रहा है। और इस तरह का अगर मिलिटराइजेशन होगा तो पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर आज जिस तरह के विध्वंसक हथियार हैं, उससे क्या किस दिशा में हम जा सकते हैं। लेकिन एक नया डायमेंशन और ऐड हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा जो साइबर स्पेस है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और किसी भी देश के आपने साइबर नेटवर्क को खत्म कर दिया तो सब गतिविधियां बंद हो जाएंगी, चाहे इकोनॉमिक हो, व्यापारिक हो। तो ऐसी स्थिति में चीन और रशिया क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि बिल्कुल सर, देखने वाली बात होगी क्या उनके यहाँ पर रोल रहते हैं। सर अगर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से युद्ध देखने को मिल रहा है ईरान और इजराइल में, अब अमेरिका की एंट्री हो गई है, भारत पर इस युद्ध का कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, भारत के मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं और इजराइल और ईरान में भी स्टेक है। इजराइल में क्या स्टेक है? हाइपा में भारत का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 70% भारत का इन्वेस्टमेंट है। और ईरान ने जो टारगेट किया वो तेल अवीव और हाइपा को ज्यादा टारगेट किया है। तो और दूसरा, इजराइल में भारत के लोग काम करते हैं, इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है भारत का कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत खरीदता है। एग्रीकल्चर को लेके दोनों देशों में कोऑपरेशन है। ईरान के साथ क्या है? ईरान के साथ ये है कि एक तो जो चाबहार पोर्ट है उसको भारत ने डेवलप किया है, और चाबहार पोर्ट के साथ साथ एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रशिया से चल के सेंट्रल एशिया होते हुए अफगानिस्तान चाबहार तक कनेक्ट होता है, जो समुद्र को कनेक्ट करता है, पोर्ट को कनेक्ट करता है। तो इससे जो कॉरिडोर है वो एक प्रैक्टिकली चाइना का बेल्ट एंड रोड है, उसका अल्टरनेटिव है। तो ईरान में भारत का स्टेक है, भारतीय लोग बहुत हैं ईरान में। तीसरा, ईरान से भारत पेट्रोलियम भी लेता है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, वो जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी पूरी होती है। तो इजराइल और ईरान दोनों में भारत के स्टेक है। और अगर ये बढ़ता है, दूसरे देश मिडिल ईस्ट के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टर्की हो सकता है, यूएई और सऊदीया अभी नहीं होंगे, जॉर्डन और मिस्र पहले से उनको 67 में ही आइसोलेट कर दिया था, हरा दिया था। तो इस समय टर्की क्या रोल प्ले करता है? और अगर संकट बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में भारत के दूसरे स्टेक हैं। एक तो यह है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, जो बेल्ट एंड रोड का अल्टरनेटिव है, व्यापार की दृष्टि से भारत से होते हुए यूरोप तक को कनेक्ट करता है, उसमें हाइपा मिडिल पॉइंट है। तो एक तो ये इजराइल में ये प्रभावित होगा। दूसरा, भारतीय लोग बहुत रहते हैं मिडिल ईस्ट में, और इतने ज्यादा रहते हैं, अमेरिका से ज्यादा यूएई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। अमेरिका तो तीसरे नंबर में है। सामान्यतः हम ये कहते हैं अमेरिका में भारतीय ज्यादा रहते होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा यूएई और सऊदी अरब में है। और जो मिडिल ईस्ट में भारतीय रहते हैं वो $50 बिलियन के करीब रिमिटेंस भारत को भेजते हैं, और वो रिमिटेंस इतना है, ज्यादा है। अमेरिका से इतना रिमिटेंस नहीं आता है जितना मिडिल ईस्ट से भारत में आता है। तो भारत की जो इकोनॉमी है उसका आधार ये जो रिमिटेंस है, जो फॉरेन करेंसी आती है ये। तीसरा, भारत का व्यापार मिडिल ईस्ट से, एनर्जी रिक्वायरमेंट ईरान के अलावा सऊदी अरब है और दूसरे कंट्री से भी पूरी होती है, और भारत यहाँ से अपनी तरफ से बहुत से कंज्यूमर आइटम सप्लाई करता है। चौथा है, भारत का कोलेबोरेशन चल रहा है बहुत से अरब कंट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है भारत का। तो इन सब पे असर पड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, लंबे समय से आप इस मामले को कवर कर रहे हैं और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का यह हमला देखने को मिला है, क्या ये हमला यहीं तक सीमित है या आने वाले दिनों में और भी तस्वीरें देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल मयूरी, सबसे पहले यदि मैं इजराइल और ईरान के युद्ध से पहले की बात करूं तो हमने इजराइल के पीएम के एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कट्टरपंथी का जिक्र किया था और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि किसी भी कट्टरपंथी देश के पास परमाणु शक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो तमाम देशों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद देखा गया था कि जिस तरह से ईरान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा था और परमाणु देश अपने आप को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद से ये जो हमले की जो शुरुआत होती है तो ये कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जब ईरान और इजराइल के जो युद्ध के बीच में जब अमेरिका का एंट्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये युद्ध और भी भयावह रूप ले सकता है। हालांकि जब कट्टरपंथी का जिक्र किया जाता है तो ये जो युद्ध है वो दो भागों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, एक तरफ धर्म के आधार पर तो एक तरफ परमाणु शक्ति के आधार पर देखा जा रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें परमाणु शक्ति की तो साफ तौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान हो या फिर कोई भी और कट्टरपंथी देश हो, वो परमाणु शक्ति यदि बन गया तो आने वाले वक्त में इन तमाम जो देश हैं उसके लिए ये खतरा बन सकते हैं। क्योंकि लगातार हम यदि भारत के पड़ोसी का जिक्र करें पाकिस्तान का, तो हम पाकिस्तान से भी पहले देखे थे कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था, परमाणु हथियार की चर्चाएं की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब बाकी जो देश हैं वो भी सतर्क हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ा यहाँ पे ये चैलेंज है कि जब अमेरिका इस युद्ध में एंट्री ले चुका है और उसके बाद भी ईरान का हमने बयान सुना जिसमें साफ तौर पे उन्होंने अमेरिकी हमला का निंदा किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय देशों को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। तो ये आने वाले वक्त में किस तरह से रूप लेगा ये सबकी निगाहें इस पे देखने वाली बात होगी आने वाले और दिनों भी में क्या देशों का तस्वीरें रहने वाली है। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए और किरण सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार ये जो वॉर है देखने को मिल रही है और इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है आने वाले दिनों में इसकी क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए भारत समाचार के साथ। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे